गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मेटल कटिंग में लेक्चर सीरीज 14 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल की स्टडी की थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था हाई कार्बन स्टील का हमारा टूल बनता है तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, कितने टेम्परेचर तक टूल हमारा वियर करता है, कितनी कटिंग स्पीड वियर करता है, उस टूल में स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये हमने पढ़ा था। हाई स्पीड स्टील का पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था सिरेमिक एंड कार्बाइड टूल को पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में डियर क्या होगा, उसी से रिलेटेड कुछ टूल हमारे मटेरियल रिमेन रह गए थे, जैसा कि हमारा क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड बचा हुआ था एंड डायमंड मटेरियल बचा हुआ था। तो उसी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए डियर, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टूल मटेरियल से ही हमारा रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक मटेरियल होता है CBN। इस मटेरियल का टूल बनाया जाता है डियर। ये हमारा होता है, इसका पूरा नाम क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड होता है। अब इसको देखिए डियर, देखिए क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, यह क्या होता है डियर, इट्स हार्डनेस नेक्स्ट टू डायमंड। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हार्डनेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हार्ड टूल हमारा डियर केवल और केवल डायमंड का बनाया जाता है। और डायमंड के बाद अगर किसी अनदर टूल की हार्डनेस होगी वो हमारा होगा CBN का। अब CBN के बाद देखिए, CBN के बाद आप यूकॉन टूल को रख सकते हैं, यूकॉन के बाद आप कार्बाइड टूल को रख सकते हैं या सिरेमिक रख सकते हैं, सिरेमिक एंड कार्बाइड। देन इधर की चीज़ें हमने आपको बता रखी थी। फिर हाई स्पीड स्टील रखेंगे HSS, फिर हाई कार्बन स्टील रखेंगे। तो ये तो हमारा हार्डनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा रहेगा। तो यहाँ बात करेंगे यूकॉन मटेरियल की। अच्छा, ये जो हार्डनेस हमारी है, अगर सबसे ज़्यादा हार्ड हमारा डायमंड टूल और CBN टूल होता है, तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया है कि डायमंड का पूरा टूल नहीं बना पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम सबसे हार्ड मटेरियल मान लीजिए डायमंड है, तो ये जो डियर हम लोग टूल बनाते हैं, ये जो टूल आपको बार बार दिखाते हैं बनाकर हम लोग, यह टूल डायमंड का पूरा नहीं बना पाते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी एज पर एक छोटा सा गुटका, इस तरीके से गुटका लेते हैं, ये हमारा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टूल बिट। टूल बिट, इस टूल बिट को लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, बाय द ब्रेजिंग ऑपरेशन इसे हम लोग इस पे फिट कर देते हैं। जब आप इसे देखेंगे 3D में तो यह कुछ इस तरीके से होता है, यह कुछ इस तरीके से होता है। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये ऐसे फिट हो जाता है। फिट होने के बाद यह कटिंग एज और यह कटिंग एज यूज होती है मेटल को रिमूव करने के लिए। तो इस टूल बिट को यहाँ लगाते हैं और ये हमारा कटिंग, ये हमारी होती है सैंक या बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं। इस सैंक या बॉडी का यूज करते हैं टूल को होल्ड करके आगे मोशन में देने के लिए। और इसका मटेरियल किसका होता है, सिंपल सा मीडियम कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील का यूज कर ले। चलिए अब यहाँ देखिए डियर, हम लोग बात करने चल रहे हैं क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टूल का, दैट मीन्स CBN। अब ये क्या होगा, इट्स हार्डनेस इज नेक्स्ट टू डायमंड, मतलब हार्डनेस इज द सेकेंड पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन पे डायमंड। देन आफ्टर इट इज not natural material and it is produced laboratories by bonding a layer of polycrystalline cubic boron nitride। देखिए सबसे पहले क्या है कि यह डियर कैसा होता है, एक क्यूब शेप में होता है, एक क्यूब शेप में होता है। जब हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं HCP पढ़ते हैं, HCP, हम लोग BCC पढ़ते हैं, हम लोग FCC पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है डियर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूब पैक एंड फेस सेंटर्ड क्यूब। तो यहाँ देखो, जो बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड ये क्यूबिक शेप में होते हैं,
जब मॉलिक्यूल को अंदर जाके देखेंगे डियर तो वह क्यूबिक शेप में होते हैं और यही क्यूब होता है। क्यूब का मतलब होता है मिनिमम, ये हमारी 6 फेस होती हैं, 6 फेस होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एज होती हैं। 12 एज, एज का मतलब ये हो गई 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 वर्टिकल में ऐसे होती हैं। ये हमारा होता है क्यूब। चलिए आगे बात करते हैं। जो क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टूल होता है उसे क्यूबिक शेप में हम लोग लैबोरेटरीज में प्रोड्यूस करते हैं और किसका यूज करके पॉलीक्रिस्टलाइन ऑफ क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के पॉलीक्रिस्टल्स का यूज करके प्रोड्यूस करते हैं। देन आफ्टर नॉर्मली इट इज यूज्ड फॉर मशीनिंग स्टेनलेस स्टील एट हाई स्पीड। सिंपल सा CBN का यूज किया जाता है जब SS स्टील की मशीनिंग करनी हो, SS मटेरियल पर मशीनिंग करनी हो, मतलब स्पीड स्टील या हाई स्पीड स्टील पर मशीनिंग करनी हो तो उस समय हम लोग CBN टूल का यूज करते हैं। अब यहां देखिए लगभग स्पीड हमारी 600 to 700 मीटर पर मिनट, काफी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा था जब स्टील टूल का यूज करते थे तो डियर स्टील टूल के लिए हम लोग क्या करते थे, हाई कार्बन स्टील के लिए 6 से 10 मीटर पर मिनट लेते थे और हाई स्पीड स्टील टूल के लिए इसका 3 गुना स्पीड लेते थे, लगभग 18 से 30 मीटर पर मिनट। अब आप देखो कहाँ 6 से 30 मीटर पर मिनट और कहाँ 600, लगभग इसका कितना गुना हो गया। इस तरीके से ये हमारा होता है कटिंग स्पीड, इसका लगभग 100 टाइम्स मल्टीपल हो गया। ये हमारा होता है डियर, इतनी हाई कटिंग स्पीड पे CBN टूल का यूज किया। देन यूज एज एब्रेसिव इन ग्राइंडिंग व्हील फॉर ग्राइंडिंग वेरी हार्ड मटेरियल। अब आप देखो डियर एक लाइन लास्ट में ये लिखी गई है, जो देखो ये ग्राइंडर व्हील होता है। अब इस ग्राइंडर व्हील में ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारे लगे होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स हम लोग ऐसे इस पे लगा देते हैं, छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स, ताकि अब ये ग्राइंडर व्हील जब हमारा मशीनिंग करे, ये थोड़ा सा हमने आपको दूर दूर बना दिया, ये हमारी वर्क पीस हो जाए। अब इस वर्क पीस पे हमारा जब ग्राइंडर व्हील ऐसे मूव करेगा तो ये जो हमारी है यह कटिंग एज हो गई, कटिंग एज। इस कटिंग एज की शार्पनेस की वजह से यहाँ का मटेरियल रिमूव होकर पाउडर फॉर्म में बाहर निकलेगा, जिसे हम लोग स्मॉल चिप्स बोलते हैं, चिप्स बोल सकते हैं। चलिए ये हमारे कुछ बर्न पार्टिकल निकलेंगे, कुछ अनबर्न पार्टिकल निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं डियर, ये जो ग्राइंडर व्हील है, इस ग्राइंडर व्हील पर ये जो एब्रेसिव पार्टिकल लगे हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे हैं, इन एब्रेसिव पार्टिकल्स को किसका किसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डियर क्या है कि हम क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का भी यूज कर लेते हैं इस एब्रेसिव पार्टिकल्स को बनाने के लिए। अदरवाइज कार्बाइड हो गया, डायमंड की डस्ट हो गया, इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंडर व्हील में शार्पनेस को क्रिएट करने के लिए एब्रेसिव पार्टिकल्स के रूप में क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का भी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हार्ड सरफेस मटेरियल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इट इज ट्रेड नेम इज बैराजोन, जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं या बोराजोन बोलते हैं। मतलब ऐसा आपसे कभी पूछा जा सकता है, अदरवाइज पूछा तो नहीं गया है। तो बोराजोन जो हमारा होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का एक ट्रेड नेम होता है, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मे भी हो सकता है कभी आगे क्वेश्चंस पुटअप कर लिया जाए, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो नहीं बने हुए हैं। आगे बात करते हैं HV का मतलब होता है वीकर हार्डर, वीकर हार्डर का मतलब डियर इसकी हार्डनेस, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, लगभग 4100 HV होगी। और जब डायमंड आएगा तो डायमंड की हार्डनेस लगभग 7500 HV होती है। HV एक यूनिट होती है जिसे हम लोग वीकर हार्डनेस बोलते हैं।
और ये हमारी किस पे टेस्ट की जाती है, PHN पेरिनल हार्डनेस नंबर पे टेस्ट की जाती है, जिसे हम लोग किस मशीन पे टेस्ट करते हैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पे इसे टेस्ट करते हैं, जितनी हार्डनेस आती है उसे हम लोग HB में रिप्रेजेंट। आगे बात करते हैं। कटिंग वेलोसिटी लगभग 600 से 700 मीटर पर मिनट, ये तो हम लेंगे ही। बोरॉन हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अभी आप देखो डियर, लेबोरेटरी में जब हम लोग क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड को प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं पॉलीक्रिस्टल ऑफ CBN, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के पॉलीक्रिस्टल को यूज करके हम लोग इसे क्यूबिक शेप में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसमें जो बोरॉन लगा हुआ है डियर, ये बोरॉन किस शेप में होता है, हेक्सागोनल शेप में होता है। हेक्सागोनल शेप में होता है। हेक्सागोनल का मतलब ये होता है जैसे पेंटागोनल में 5 फेस, हेक्सागोनल में 6 फेस होंगे। देन अब यहां देखिए, बोरॉन है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, बट व्हेन इट इज हीटेड अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूबिक फॉर्म। बोरॉन का खुद का ही एक प्रॉपर्टीज होगा कि जब लेबोरेटरीज में इसे हम लोग हीटअप करेंगे तो यह जो हेक्सागोनल शेप है यह सेल्फ ही मतलब कंप्रेस होता हुआ यह किस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूबिक शेप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा क्या बनता है, CBN टूल बनता है। देन आगे बात करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज स्पीड स्टील एंड हाई स्पीड मशीनिंग। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टूल का यूज करते हैं हाई स्पीड स्टील या स्पीड स्टील टूल की मशीनिंग के लिए। ये हमारा हो। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, डायमंड इज द मोर एंड मोर हार्डर टूल, और इसका हम लोग केवल बिट का यूज करते हैं टूल पर लगाने के लिए। देखिए, डायमंड टूल की बात कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं डायमंड बहुत ही महंगा मटेरियल है ना, बहुत महंगा मटेरियल है, और साथ में इसके अवेलेबिलिटी भी कम है, लेकिन हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं टूल को भी हम लोग ग्राइंड करने के लिए, टूल को बनाने के लिए, है ना। चलिए, इट्स हार्डनेस सब्सटेंस एमॉन्ग ऑल नोन एज डायमंड एक नेचुरल मटेरियल होता है। इट इज हाई हार्डनेस, इसके पास बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है, लगभग 7500 HB, गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो फ्रिक्शन। हायर थर्मल कंडक्टिव होगा, फ्रिक्शन बहुत लो प्रोड्यूस होगा, एंड गुड वियर रेजिस्टेंट। डायमंड बहुत जल्दी टूटेगा नहीं। डायमंड के टूल का अगर हम डायमंड टिप बनाएंगे टूल की तो बहुत जल्दी टूल वियर नहीं होगा, धीरे धीरे वियर होगा। गुड वियर रेजिस्टेंस बट इट्स वेरी कॉस्टली, क्योंकि अवेलेबिलिटी डायमंड की नहीं है, बहुत कम है, इसीलिए यह बहुत कॉस्टली होता है। तो कुछ स्पेशल केस की मशीनिंग के लिए ही इसका यूज करते हैं। जैसे इट कैन नॉट बी यूज फॉर मशीनिंग ऑफ फेरस मटेरियल, जैसे स्टील। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि डियर डायमंड एक एलोट्रॉपिक मटेरियल होता है स्टील की तरह। लाइक दैट डायमंड इज अंडरगोज एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ग्रेफाइट ऑन इंटरेक्शन विथ आयरन एट हायर टेम्परेचर, लगभग 730 डिग्री। इसका मतलब पहले समझिए कि एलोट्रॉपिक क्या होता है। एलोट्रॉपिक का मतलब यह होता है डियर कि जैसे हम बात करते हैं कि आयरन इज ए एलोट्रॉपिक मटेरियल, तो इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि यह एक आयरन का गुटका हो गया। अब इस गुटके के पास जो भी स्ट्रेंथ थी, जो भी हार्डनेस थी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, जो भी प्रॉपर्टीज थी, अब इस पे हम क्या करेंगे, इसी वर्कपीस को हम हीट करेंगे बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर, इसे हीट करेंगे और डिफरेंट मीडियम में कूल करेंगे। कभी हम इसे फर्नेस में ही कूल करेंगे, धीरे धीरे
जिसे हम लोग बोलते हैं, जब फर्नेस में ही कूल करेंगे तो वो हमारा होता है एनीलिंग प्रोसेस। और दूसरी बात, उसी वर्कपीस को गर्म करेंगे सेम टेम्परेचर पर जितना पहले गर्म किया था, देन इसे हम लोग बाहर एयर या रूम में कूल करेंगे, फिर इसी वर्कपीस को गर्म करेंगे और फर्नेस में एनीलिंग हो गया, फिर इसे हम लोग वाटर या ऑयल में डुबो देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पंचिंग कूलिंग। अब आप देखो, एक ही मटेरियल था, अब उसकी प्रॉपर्टीज बदलनी शुरू हो गई। जब एनीलिंग किया तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो गई, डक्टिलिटी बढ़ गई। फिर उसी को हमने एयर में कूल किया तो डक्टिलिटी के साथ मैलेबिलिटी भी बढ़ रही है। फिर उसे हम लोग वाटर में या लिक्विड में डिप करा दिए तो इसके सरफेस पे कार्बन पार्टिकल्स बहुत तेजी से आ जाते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो ऐसा मटेरियल डियर जिसे डिफरेंट टेम्परेचर पर गर्म करके डिफरेंट कूलिंग मीडियम का यूज किया जाए तो वह अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस करे, ऐसे मटेरियल को एलोट्रॉपिक मटेरियल। अब आइए बात करते हैं कि डायमंड भी एक एलोट्रॉपिक मटेरियल है, क्योंकि 723 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम मशीनिंग कर रहे होंगे स्टील की, तो यह स्टील के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और किससे रिएक्ट करता है, ग्रेफाइट से, क्योंकि ये जो स्टील होता है, जो आयरन होता है, इसमें हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं कास्टिंग के समय। और ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है जब मेटल हमारा घिसता है। तो ये हमारा हो गया डायमंड टूल की प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं, इन प्लेस ऑफ डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज बिकॉज दे कैन बी गिवन एनी शेप एट लेसर कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए डियर, एक हमारे पास नेचुरल डायमंड अवेलेबल होता है। अब हम इस नेचुरल डायमंड को किसी भी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो काट के हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कभी भी डायमंड को आप मेल्ट करके नहीं बदल सकते। तो काट कर हम लोग उसकी एज को कन्वर्ट करते हैं, और डायमंड को काटना बहुत टफ प्रोसेस होता है। तो इसीलिए, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड की जो कटाई होती है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं चिनाई वगैरह, तो वो हमारे इंडिया में होती है। और इंडिया में कहाँ पे होती है, गुजरात में कहाँ पे होती है, सूरत में। तो ये हमारा है। चलिए अब बात करते हैं डायमंड का। ये जो हमारा हो गया, देखें डायमंड हमारा नेचुरल हो गया, तो इसे किसी भी शेप में कन्वर्ट करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड बनाते हैं, और उस आर्टिफिशियल डायमंड को किसी भी शेप में आसानी से कम कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी आर्टिफिशियल डायमंड का यूज करते हैं मेटल को रिमूव करने के लिए, इसकी कॉस्ट भी कम होती है। देन स्पीड इज, देखो सबसे मैक्सिमम स्पीड लगभग 1000 मीटर पर मिनट। अभी आपने देखा, इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 600 से 700 मीटर पर मिनट हम लोग किसकी स्पीड की मशीनिंग कर रहे थे, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के लिए। लेकिन यहाँ देखो, इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हायर स्पीड लगभग 1000 मीटर पर मिनट की मशीनिंग हम लोग करते हैं डायमंड टूल से, बिकॉज ऑफ सबसे ज़्यादा हार्डर टूल हमारा डायमंड होता है। और जो टेम्परेचर होगा डियर, टूल और वर्कपीस के बीच में मैक्सिमम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को बियर करेगा, और तब तक वह टूल फेल नहीं होगा। अदरवाइज अगर स्टील का होता तो स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर ये आप जानते हैं 1540 या 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टील तो इतने पर मेल्ट हो जाएगा अगर स्टील का टूल बनाएंगे, तो इसीलिए वहां पर आप डायमंड का टूल यूज कर। देन आगे बात करते हैं, नॉन फेरस मटेरियल आर बेस्ट मशीन्ड विथ डायमंड टूल एंड ऑल्सो सुटेबल फॉर हाई स्पीड स्टील मशीनिंग। मैक्सिमम के केस में हम लोग डियर डायमंड टूल का उपयोग नॉन फेरस मटेरियल लाइक दैट, हम लोग बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की, कॉपर की, इन सब में से मटेरियल की मशीनिंग के लिए यूज करते हैं।
बिकॉज आप अगर फेरस मटेरियल की मशीनिंग करेंगे तो डायमंड ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके एलोट्रॉपिक मटेरियल बनाना शुरू करेगा, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करना शुरू। देन आगे बात करते हैं, डायमंड टूल हैव लो चिप फ्रैक्शन एंड हाई वियर रेजिस्टेंस। डायमंड का जब हम लोग टूल बनाएंगे, डायमंड का जब हम लोग टूल बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा डियर, देखो ये जो चिप जा रही है तो यहाँ पे हम लोग डायमंड का टूल रखते हैं, टिप रखते हैं, तो इस पे चिप और टूल के बीच में फ्रैक्शन बहुत कम जनरेट होता है। साथ में जो चिप इस पे फ्रैक्शन लगाएगी तो इस टूल को घिसना चाहिए और इस कटिंग एज की वजह से भी टूल का वियर होना चाहिए, तो डायमंड में बहुत कम वियर होगा। इसीलिए हम कहते हैं डायमंड इज ए हायर वियर रेजिस्टेंट मटेरियल। देन and ability to maintain sharp cutting edge and used for high speed machining of non-ferrous material। तो ये हमारा क्या होगा, इसकी जो कटिंग एज होगी, ये जो एज शार्पनेस होगी, ये वाली बात कर रहे हैं डियर, ये एज शार्पनेस मेंटेन रहेगी, बहुत कम घिसाव होगा, तो जिससे मैक्सिमम उसकी शार्पनेस आपकी मेंटेन रहे। ये हमारा हो गया। एंड नॉन फेरस मटेरियल में एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज और वेयर सिलिकॉन कंटेंट इज मोर, दैट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड मशीनिंग विथ डायमंड टूल। तो डायमंड टूल से हम लोग एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज मटेरियल की मशीनिंग करते हैं। डायमंड हैज, कभी एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, डायमंड हैज लो थर्मल एक्सपेंशन विथ 12% ऑफ स्टील। अब यहाँ देखो डियर, जब यहाँ टेम्परेचर जनरेट होगा तो यह क्या होगा, टूल में थर्मल एक्सपेंशन होता है, टूल अपने शेप और साइज को इंक्रीज करना शुरू करता है। तो डायमंड के अंदर क्या होगा, बहुत कम थर्मल एक्सपेंशन होता है और हाई हीट कंडक्टिव। तो हम हाई हीट कंडक्टिविटी लगभग 2 टाइम्स ऑफ स्टील, जितना स्टील में यहाँ टेम्परेचर आएगा और जिस रेट से बाहर रिमूव होगा एटमॉस्फेयर में, उससे ज़्यादा हाई स्पीड या हाई रेट से लगभग 2 टाइम्स हमारा डायमंड मटेरियल हीट को रिलीज करे। देन आफ्टर वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट मेटल एंड पुअर। देखो मेटल के अगेंस्ट यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत लो होगा, मैंने बता ही दिया। एंड पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देन हार्डनेस की बात करेंगे तो 7500 HV होगा। कटिंग स्पीड आपको बताया ही 1000 मीटर पर मिनट होगा। और टेम्परेचर जो जनरेट होगा डियर, टेम्परेचर देखो यहाँ पे भी हमने बताया अप्रॉक्स 2000 डिग्री या 1650 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बियर कर। ये हमारी होती है डायमंड टूल मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब आगे बात करते हैं मशीनेबिलिटी डेफिनेशन। मैंने आपको बताया ही था कि मशीनेबिलिटी क्या होती है। कम कॉस्ट में सेटिस्फैक्ट्री सरफेस फिनिश को अचीव करना हमारा बेटर मशीनेबिलिटी कहलाता है। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मशीनेबिलिटी इंडेक्स MI से डिनोट करते हैं। MI का मतलब होता है एक सर्टेन टाइम में, देखो मशीनिंग ऑफ, यहां देखिए मशीनेबिलिटी इंडेक्स। मशीनेबिलिटी इंडेक्स होता है डियर मशीनिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मतलब मटेरियल की बात हो रही है, इन सर्टेन टाइम, इन गिवन सर्टेन टाइम मतलब कुछ भी टाइम आप फिक्स कर लीजिए, लाइक 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, मान लेते हैं हम 10 मिनट। 10 मिनट मशीनिंग करने के लिए किसी भी वर्कपीस में जितना हमारा क्या लग रहा है, मशीनिंग लग रहा है, अपॉन में हम कर देंगे
मशीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड वर्कपीस लाइक दैट स्टील को हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं। स्टील इन सर्टेन टाइम लाइक दैट 10 मिनट, अगर 10 मिनट ऊपर लिए हैं तो 10 मिनट नीचे भी लेंगे, तो इन्हीं का रेशियो हमारा कहलाता है मशीनेबिलिटी इंडेक्स। अब बात कर रहे हैं मशीनेबिलिटी क्या होती है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और यहाँ पे भी देख लीजिए। मशीनेबिलिटी कैन बी टेंटेटिवली डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ बीइंग मशीन, किसी भी मटेरियल को मशीन करने की क्षमता, वो भी कब, लो कॉस्ट एंड बेटर सरफेस फिनिश, अचीव बेटर सरफेस फिनिश, तब हमारी मशीनेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। एंड मोर रीजनेबल एज इजी ऑफ मशीनिंग इज कॉल्ड मशीनेबिलिटी। तो मशीनेबिलिटी क्या होगी डियर, मशीनिंग करने की वह एबिलिटी, वह क्षमता होगी जो रीजनेबल कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में बेटर सेटिस्फैक्ट्री वर्क दे, वही हमारा मशीनेबिलिटी। अब यहां देखिए, सच इजी ऑफ मशीनिंग और मशीनिंग कैरेक्टर ऑफ एनी टूल वर्क पीस पेयर इज टू बी जज बाय। अब हम लोग कैसे जज करेंगे कि इस वर्क पीस को मशीन कर रहे हैं और दूसरे वर्क पीस को मशीन कर रहे हैं, तो किसकी मशीनेबिलिटी ज़्यादा बेटर होगी। तो उसके लिए कुछ फैक्टर हमारे होंगे, लाइक दैट मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग फोर्स, टूल वियर या टूल लाइफ, सरफेस फिनिश एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग टेम्परेचर एंड चिप फॉर्म्स। देखिए, मान लीजिए कि एक मटेरियल की हम मशीनिंग कर रहे हैं, सिमिलर वही मटेरियल हमारा है, या देखिए डेप्थ ऑफ कट एंड कटिंग स्पीड। अब हम क्या कर रहे हैं डियर, कि सपोज करो कि डेप्थ ऑफ कट यहाँ कम लिए, यहाँ ज्यादा ले लिए, ये वर्कपीस और ये वर्कपीस सेम मटेरियल का ले लें। अब हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दें, स्पीड बढ़ा दें, कटिंग स्पीड बढ़ा दें, तो उस समय इसकी टूल लाइफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी टूल लाइफ क्या है, इंक्रीज होगी। तो अब हमें इस चीज को देखना है डियर कि हायर डेप्थ ऑफ कट पे क्या मशीनेबिलिटी प्रभावित होगा, बिल्कुल इफेक्टेड होगा, और डेप्थ ऑफ कट बढ़ाने पर, कटिंग स्पीड बढ़ाने पर, फीड बढ़ाने पर उसकी टूल लाइफ अफेक्टेड होगी, जिससे उसकी मशीनेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। हमारा एक मॉडरेट एवरेज मशीनेबिलिटी जितना बेटर होगा, वो हमारी सबसे बेटर मशीनेबिलिटी कहलाएगी। तो यहाँ देखिए, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कटिंग फोर्स बढ़ जाए, रिक्वायर्ड कटिंग फोर्स इंक्रीज होने लगे, तो हम समझ जाएंगे कि मशीनेबिलिटी हमारी घटेगी, तो हम कटिंग फोर्स को मॉडरेट करेंगे। देन टूल वियर, मशीनिंग कर रहे हैं, बार बार अगर ये टूल हमारा खराब हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमें टूल को बार बार चेंज करने में कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमारी मशीनेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट सरफेस फिनिश जो मशीनिंग की आपकी अगर पुअर मिलने लगे, अगर पुअर सरफेस फिनिश मिलने लगे, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इस टूल को चेंज करते हैं, मतलब मशीनेबिलिटी हमारी बेकार होने लगी। देन अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग टेम्परेचर। अगर यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो इसका मतलब मशीनेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही। एंड लास्ट में चिप फॉर्म्स भी डिपेंड करता है मशीनेबिलिटी पे, कैसी कर्ली चिप हमारी बन रही है या डिसकॉन्टिन्यूअस चिप बन रही है, तो ये सारे फैक्टर हमारे डिपेंड करते हैं डियर मशीनेबिलिटी को फाइंड करने के लिए या पहचानने के लिए। आगे बात करते हैं मशीनेबिलिटी डेफिनेशन, तो हमने बताया था, कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, मशीनेबिलिटी विल बी हाई, मशीनेबिलिटी कब हाई होगी, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिएगा।
मशीनेबिलिटी किसी भी मटेरियल को मशीन करने के लिए कब हाई होगी? व्हेन कटिंग फोर्स, टेम्परेचर, सरफेस रफनेस एंड टूल वियर आर लेस। जब हमारा कटिंग फोर्स कम लगेगा, अब कम का मतलब एकदम से अगर कम हो जाए तो मशीनिंग होगी नहीं, तो मिनिमम कटिंग फोर्स होगा, टेम्परेचर कम से कम जनरेट हो, फ्रिक्शन कम जनरेट हो, तो उस समय जो मशीनेबिलिटी होगी वो हमारी हाई होगी। देन टूल लाइफ हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लॉन्ग टूल लाइफ एंड चिप्स आर आइडियली यूनिफॉर्म, और छोटी छोटी ये हमारा हो जाएगा नोट। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सल्फर ऑन मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील। अगर किसी स्टील में हम लोग सल्फर की क्वांटिटी को मिला दें तो उसके मशीनेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम जानते हैं डियर, ऑन एडिंग सल्फर इन स्टील मशीनेबिलिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ सल्फर एंड मैग्नीज विल रिएक्ट एंड फॉर्म ए सॉफ्ट मटेरियल। क्योंकि सल्फर को जब हम लोग मिलाते हैं और मैग्नीज को मिलाते हैं तो मटेरियल हमारा क्या होता है? डक्टाइल नेचर का प्रोड्यूस होना शुरू होता है। अब किसी हार्ड मटेरियल को अगर हम लोग डक्टाइल नेचर में बना दें तो इस पे मशीनिंग करने के लिए फोर्स भी कम लगेगा, सरफेस फिनिश भी बेटर आएगी, है ना, फ्रिक्शन भी कम जनरेट होगा, तो मतलब मशीनेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल में अगर सरफेस को किसी मतलब स्टील में सल्फर को अगर हम लोग ऐड कर दें तो उसकी मशीनेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये क्वेश्चन आता है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ देखिए, ऑन एडिंग सल्फर इन स्टील मशीनेबिलिटी इंक्रीज इफ सफिशियंट मैग्नीज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्टील। अगर स्टील में मैग्नीज ऑलरेडी रहे पर्याप्त मात्रा में, उसमें सल्फर ऐड कर देंगे तो मशीनेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि मटेरियल लगभग सॉफ्ट एंड डक्टाइल नेचर का। देन विच एक्ट एज इंटरनल लुब्रिकेंट, हैंस मशीनेबिलिटी इंक्रीज। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इन केस स्टील डज नॉट हैव सफिशिएंट मैग्नीज। अगर मान लो उस स्टील में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीज ना हो, फिर भी हम सल्फर को ऐड करना चाहें, देन सल्फर विल रिएक्ट विथ आयरन एंड विल फॉर्म आयरन सल्फाइड विच इज हार्ड एंड ब्रिटल, हेंस मशीनेबिलिटी डिक्रीज। इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि जब हम स्टील में, देखिए, जब हम स्टील में क्या ऐड कर दें, हम लोग स्टील में सल्फर ऐड कर दें, अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में, देखिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या हो, मैग्नीज हो, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा? यह एक सॉफ्ट मटेरियल बनाएगा, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल बनाएगा। लेकिन अगर विदाउट मैग्नीज अगर सल्फर हमारा क्या हो जाए, सल्फर प्लस आयरन हमारा ऐड हो जाए, तो यह ब्रिटल एंड हार्ड मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा, जिससे अब हार्ड और ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करना टफ होगा, तो मशीनेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, सरफेस रफनेस का एक फार्मूला आपसे आता है। देखिए, एक फार्मूला आपका आता है सरफेस रफनेस, इसे हम लोग RA से डिनोट करें। RA इज इक्वल टू सरफेस रफनेस। क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका एक वर्ड आपको याद रखना डियर, सरफेस रफनेस RA जब भी आपको निकालना होगा, बस आपको केवल इतना याद रखना है, F²/8R होता है। F² मतलब RA इज इक्वल टू F²/8R। बस केवल इस फार्मूले को आपको याद रखना है।
वेयर एफ आपका होता है फीड फोर्स, फीड होता है, एंड आर आपका होता है नोज रेडियस। तो आर आपका होता है नोज रेडियस, एफ आपका होता है फीड। अब आपके एग्जाम में देखिए डियर, आपका आर की वैल्यू दिया रहेगा, नोज रेडियस की वैल्यू दिया रहेगा, फीड की वैल्यू दिया रहेगा, और कहेगा उस मटेरियल का सरफेस रफनेस कितना होगा। तो हमें सीधे सीधे जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, इफ नोज रेडियस 2 mm and feed is 0.5, then find the surface roughness, तो सरफेस रफनेस आर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन 8R होता है। देन एफ की वैल्यू हमारे फीड की वैल्यू दिया है 0.5 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू नोज रेडियस आपका दिया है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 16। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यही आपका हो जाएगा डियर सरफेस रफनेस। इस तरीके से आपका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएगा। देन अब कटिंग स्पीड निकालने के लिए हमने आपको बताया था फार्मूला पाई डी एन अपॉन 60 या पाई डी एन अपॉन 1000, यह हमने आपको बताया था। नोज रेडियस के लिए भी हमने आपको बताया था, यहाँ से आप नोज रेडियस निकाल सकते हैं। नोज रेडियस आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर अपॉन आर 8RA। इस फार्मूले से आप नोज रेडियस निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कटिंग फ्लूइड का। अच्छा, यहाँ से आप एक फार्मूला जो देख रहे हो, ये फार्मूला है एवरेज रफनेस। जब आपसे एवरेज रफनेस पूछेगा, सरफेस रफनेस के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर एवरेज रफनेस की बात करेंगे तो एफ स्क्वायर अपॉन 18√3R होता है। ये पूछा नहीं जाता है अक्सर तक, यही पूछा जाता है। तो इस तरीके से इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, एफ स्क्वायर अपॉन 18√R होता है। अब √3 का मान रखेंगे तो वह लगभग आपका जो हमारा एफ स्क्वायर अपॉन 8R होता है, तो उससे वैल्यू बढ़ जाएगी। ये हमारा हो गया। अगर इसे हम लोग CS का मतलब कटिंग स्पीड, और कौन सी, ये जो कटिंग स्पीड हमारी हो जाएगी साइड क्लियरेंस और इंड क्लियरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, इससे क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आता है मेनली इस पर आता है। अच्छा, कटिंग फ्लूइड हमने जो डिस्कस किया था, उस कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होनी। तो पहले तो ये देखिए कि कटिंग फ्लूइड हमारा क्या होता है, टूल वर्कपीस के बीच टेम्परेचर को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, कटिंग स्पीड को बढ़ाता है, फोर्स को कम करता है। ये सारे हमारे एडवांटेज होते हैं कटिंग फ्लूइड के, जब हम मेटल के बीच में यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए कटिंग फ्लूइड आपका क्या हो गया, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड आर। क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, पहला होता है कूल डाउन चिप टूल एंड वर्कपीस टेम्परेचर। चिप टूल और वर्कपीस के बीच जनरेट हुए टेम्परेचर को कम करता है बाय कैरिंग अवे द हीट जनरेटेड। जो हीट जनरेट हो रही है उसको अपने साथ में ले जा। देन रिड्यूसिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चिप टूल इंटरफेस। फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। देन कैरी अवे द चिप फ्लूइड अवे, मतलब चिप को आसानी से अपने साथ ले जाने में हेल्प करेगा। एंड इंक्रीज सरफेस फिनिश एंड प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस फ्रॉम कोरोजन। मटेरियल जब रिमूव होगा तो रिमूव होने के बाद ये जो सरफेस फिनिश मिलेगी, इस सरफेस फिनिश को अगर हम क्या करेंगे, लुब्रिकेंट की एक लेयर लगा के रखेंगे तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर ना बनाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। देन प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज का मतलब क्या, हाई अगर फोर्स जनरेट होगा तो ये जो चिप है थोड़ा थोड़ा मेल्ट होकर
इस टूल के ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम लोग बिल्ट अप एज बोलते हैं, चिप, बिल्ट अप एज चिप बोलते हैं। तो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन को कम करेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर जनरेट कम होगा, फोर्स कम लगेगा, तो ऑलरेडी बिल्ट अप एज नहीं जनरेट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मिनिमाइज डिफ्यूजन रेट। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो मेटल हमारे क्या होंगे, डिफ्यूज होने लगेंगे, कम टेम्परेचर होगा तो मेटल डिफ्यूज। नेक्स्ट बात करेंगे कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग फ्लूइड। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो देखो डियर, जब कटिंग फ्लूइड इस पे हम मिलाएं, मतलब यूज करें, तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करें। पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए, तेजी से हर जगह पे फैले और जमे ना, हाई टेम्परेचर पर भी जमे ना, और लो टेम्परेचर पर जमे ना, और हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज ना हो जाए। उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा अच्छी हो, हीट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। लाइक दैट हैव ए लार्ज स्पेसिफिक हीट, हाई थर्मल कंडक्टिव, हीट अपने साथ कैरिंग करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो और थर्मल कंडक्टिव ज़्यादा हो। पता चले कि हीट यहाँ पे है तो वह हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, हीट एब्जॉर्ब ना करे, हीट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। एंड लो विस्कोसिटी, अब देखो अगर विस्कोसिटी हाई होगी तो वह कैसा बन जाएगा, गाढ़ा पेस्ट की तरह बन जाएगा, और विस्कोसिटी लो होगी तो ये हमारा कैसा होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया को फ्लो करेगा और कवर करेगा। देन स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज हैव रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ चिप टूल एंड इंटरफेस। अब इसका क्या है कि जो मॉलिक्यूल का साइज है वो स्मॉल से स्मॉल होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना तेजी से वर्कपीस की सरफेस पे कांटेक्ट करेगा और सरफेस को कुछ डेप्थ तक हीट अपने साथ रिड्यूस करके ले जाए। इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन। एंड नॉन कोरोजन होना चाहिए, मतलब ऐसा कटिंग फ्लूइड हो जो ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट करके कोरोजन ना प्रोड्यूस करे। अब देखो इनफ्लेमेबल यानी कि अज्वलनशील होना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे अगर यहाँ देखो आप पेट्रोल या डीजल यूज करोगे, वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा, जलने लगेगा। तो ऐसा कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे डियर जो इनफ्लेमेबल या अज्वलनशील, लो कॉस्ट एंड ऑडोरस होना चाहिए, मतलब उस कटिंग फ्लूइड की कॉस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। नोट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट, व्हाइल मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल नो कटिंग फ्लूइड इज जनरली यूज्ड। जब हम लोग ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करेंगे तो वहां पर नो कटिंग फ्लूइड्स आर यूज्ड, हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल वाटर सोल्यूबल ऑयल कैन बी यूज्ड। अच्छा देखो, पहले ये इस लाइन के पहले आप इस टेबल को देख लो। इस टेबल से क्या है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सीधे एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड से क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। अब यहाँ पे कैसे पुटअप किए जाते हैं, देखिए जैसे कहेगा कास्ट आयरन की अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं तो कास्ट आयरन में किस टाइप के कटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कास्ट आयरन में ऑलरेडी क्या होता है, ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। लेकिन तो इसीलिए कास्ट आयरन को हम लोग ड्राई मशीनिंग भी करते हैं, मतलब विदाउट कूलेंट या लुब्रिकेंट यूज करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में ग्रेफाइट ऑलरेडी एज ए कूलेंट, ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर का यूज कर लेते हैं। अगर हम लोग कास्ट आयरन में मशीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे या तो हम लोग ड्राई मशीनिंग करेंगे या कंप्रेस्ड एयर इसके ऊपर फ्लो कराते रहेंगे, जिससे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। ये हमारा हो गया कास्ट आयरन पे जब मशीनिंग करेंगे तब कूलेंट क्या यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, कंप्रेस्ड एयर या ड्राई मशीनिंग करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ब्रास, ब्रॉन्ज एंड मोनल मेटल की जब मशीनिंग करेंगे तो इस पे भी हम लोग क्या करते हैं डियर, मशीनिंग या तो ड्राई करेंगे या सोल्यूबल ऑयल का यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि सोल्यूबल ऑयल कितने टाइप के होते हैं। देन अगर एल्यूमिनियम की मशीनिंग करेंगे तो वहाँ पे अगर हम वाटर कूलेंट की तरह यूज करेंगे
वह क्या होगा, रिएक्ट कर लेगा एल्यूमिनियम के साथ और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनाएगा। इसीलिए एल्यूमिनियम से क्वेश्चन पूछा भी गया है। एल्यूमिनियम की मशीनिंग करने के लिए किरोसिन ऑयल, मिनरल ऑयल एंड सोल्यूबल ऑयल का ये एप्लीकेशन की बात हो रही है। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो ओनली सोल्यूबल ऑयल आर यूज। किरोसिन ऑयल को स्टील के लिए मशीनिंग में यूज नहीं करते हैं। देन एलॉय स्टील की बात करेंगे तो सल्फर बेस्ड मिनरल ऑयल का यूज करते हैं। एंड रॉट आयरन पे अगर मशीनिंग करेंगे, वैसे रॉट आयरन पे करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सोल्यूबल ऑयल सल्फर बेस्ड मिनरल ऑयल का। तो ये हमारा हो गया डियर एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड एंड मटेरियल। किस मटेरियल के लिए कौन से कटिंग फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए इसका हमने एक टेबुलेशन फॉर्म को दिखा दिया। अब ये हमारा हो गया। अब आगे हमारे क्या है डियर कि कुछ हमारे मेटल कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हमने इस पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हम लोग करा रखे हैं इस पैटर्न पे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस और। हमने आपको ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चंस करा रखे हैं, टेलर्स टूल लाइफ पे, कटिंग वेलोसिटी पे, फीड पे, डेप्थ ऑफ कट पे, लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, ये कह रहा है डियर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन द लाइफ ऑफ टूल विच जीरो रैक एंगल। जब हम किसी टूल में रैक एंगल अल्फा बराबर 0 यूज करें, यदि उसकी T1 बराबर T था, सॉरी T1 बराबर, देखिए T1 इज इक्वल टू टूल लाइफ T था, तो T2 बराबर क्या होगा यदि उसका रैक एंगल अल्फा 0 हो। यूज्ड इन ऑर्थोगोनल कटिंग व्हेन इट्स क्लियरेंस एंगल अल्फा, रैक एंगल अल्फा होता है, क्लियरेंस एंगल अल्फा चेंज फ्रॉम 10 to 7 डिग्री, फ्लैंक वियर रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉट अल्फा। तो इस तरह से जब हमारा क्वेश्चन दिया होगा तो हम ये जानते हैं टूल लाइफ T इज इक्वल टू 1 काट अल्फा के होती है, या T इज इक्वल टू T प्रोपोर्शनल tan अल्फा होती है। ये डायरेक्ट हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है। इस फार्मूले से जब आप निकालोगे तो T1/T2 इज इक्वल टू, ये अगर अल्फा 1 हो जाएगा तो अल्फा 2 हो जाएगा, तो T1/T2 बराबर, देखो T बराबर 1 कॉट अल्फा होता है, तो T1 बराबर 1 कॉट अल्फा 1 होगा, बराबर ये tan अल्फा के होता है, तो बराबर ये tan अल्फा 1 हो जाएगा। अब T2 बराबर, T2 इज इक्वल टू 1 कॉट अल्फा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू tan अल्फा 2 हो जाएगा, तो T1/T2 इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू अगर हम देख लें तो tan अल्फा 1 है, अपॉन T2 की वैल्यू tan अल्फा 2 है। हमें क्या निकालना है, देखिए T1/T2 की वैल्यू कितना दिया है, ये हमारा tan अल्फा 2 करेंगे तो 10/7 दिया है, तो T2 बराबर हम निकाल लेंगे ये 0.7 Tm। तो मतलब जब इट मीन्स डिक्रीज की बात करेंगे तो 0.7 टूल लाइफ होगी, इसका मतलब 0.3% आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन हम लोग निकाल लेंगे, इसका टूल लाइफ डिक्रीज हो जाएगा 30%। 0.3 का मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30%। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया है, ये दिया है डियर व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ व्हेन द कटिंग स्पीड इज हाफ। अब देखिए यदि टूल लाइफ T1 बराबर हमारी T थी, T1 बराबर हमारी T थी, तो T2 बराबर हमारी क्या हो जाएगी, यदि स्पीड V1 बराबर हमारा V था और V2 बराबर V2, देखो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा टूल लाइफ व्हेन कटिंग स्पीड इज हाफ, जब कटिंग स्पीड को हम हाफ कर दें। तो पहले कटिंग स्पीड हमारी V थी, अब हमारी क्या हो जाएगी, V/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हम ये जानते हैं डियर Vt की पावर n इज इक्वल टू C होता है। इसको और मॉडिफाइड हम लोग करते हैं, V1 T1 के पावर n इज इक्वल टू V2
T2 की पावर n। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट में यहाँ देखो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 की पावर n। हम ये जानते हैं V1 बराबर V है और V2 बराबर V/2 है। ये हो जाएगा V अपॉन V/2 इज इक्वल टू, अब देखो T1 बराबर T दिया है, T2 बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा जब हम लोग देखो V1 बराबर V, V2 बराबर V/2, T1 बराबर T, T2 बराबर ज्ञात करना है, तो V1 अपॉन V2 बराबर T2 अपॉन T1। और देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0.5 दिया था, वो टाइप नहीं हुआ है। n इज इक्वल टू 0.5 जब हम लोग रख देंगे, n की वैल्यू 0.5 गिवन था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये V2 बराबर V/2 रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 2V अपॉन V इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 की पावर 1/2। 0.5 का मतलब 1/2 होता है। देन यहाँ से आप देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 अपॉन, देखो ये इधर था, इस पावर को इधर लाएंगे तो यह स्क्वायर में हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 2V अपॉन V का स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ से हम T2 अगर हम निकालना चाहें तो T2 बराबर T2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू T1, ये T1 हो जाएगा। देन T2 बराबर 4T1 के, तो इसका मतलब हमारी क्या हो जाएगी 4T देन परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ। तो ये हमारा आंसर आएगा लगभग 300। जब हम 4T माइनस T अपॉन T करेंगे, ये हमारा, तो 4T माइनस T मतलब 3T अपॉन T, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 300। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन हमारे, बस आपको इस फार्मूले को याद रखना है, 3T की पावर n इज इक्वल टू C, जो हमारा है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी पे हम लोग सारी वैल्यू को पुट करते जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए माय डियर, तो ये था हमारा चैप्टर 2, जिसमें हम लोगों ने टूल लाइफ को पढ़ा, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल को पढ़ा और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन को भी कुछ सॉल्व किए। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमारे जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं चैप्टर 1 और 2 से, उन सबको हम लोग यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।